चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा केस लॉ है ऑन रिटर्न ऑन अलॉटमेंट, कि जब भी आप अलॉटमेंट करते हो आपको रिटर्न फाइल करना होता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये केस स्टडी है। चलिए पढ़ते हैं। कॉन्फिडेंट लिमिटेड हैज़ फॉरफिटेड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। कंपनी के शेयर्स है 10 रुपीज़ के, एंड द सेम वेयर री इशूड, ठीक है। आप पढ़ चुके हो फॉरफिचर एंड री इशू। तो कंपनी ने कुछ 50,000 शेयर्स फॉरफिट किए हैं एंड अब वो उसको री इशू कर रही है। आफ्टर फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न आरओसी हैज इशूड अ शो कॉज नोटिस टू द कंपनी, ठीक है। आरओसी का डायरेक्ट शो कॉज नोटिस आ गया कंपनी को फॉर द डिफॉल्ट इन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39, यानी अलॉटमेंट और जो उसमें रिटर्न का प्रोविजन है। इज द एक्शन ऑफ आरओसी टीनेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, डिस्कस विद द रेलेवेंट केस लॉ इफ एनी। तो ये केस लॉ के भी बेस के ऊपर है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जो रिटर्न ऑन अलॉटमेंट है वो अलॉटमेंट के ऊपर है। अलॉटमेंट मतलब जब फ्रेश इशू होता है, फ्रेश शेयर्स आप इशू कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप शेयर फॉरफिट करके री इशू कर रहे हो तो उस टॉपिक पे है कि क्या ये अलॉटमेंट का जो रिटर्न का जो रिक्वायरमेंट है क्या ये री इशू के वक्त भी लगेगा, कि री इशू में भी तो आप अलॉट ही कर रहे हो, ऑन पेपर री इशू ही होता है, वो री इशू है ना उसमें। तो आप पढ़ चुके हो टेक्निकल पॉइंट कि ये बोलने के लिए री इशू है, इट्स अ सेल। आपके पास फॉरफिटेड शेयर पड़े हैं दैट आर अवेलेबल फॉर सेल, क्योंकि ऑलरेडी एक बार इशू हो चुके हैं, उस पर सारे आपने प्रोविजंस फुलफिल किए हुए हैं, सब कुछ हो गया है बिकॉज ऑफ सम इवेंट। अब आपने उसको फॉरफिट कर लिया है और अब आपके पास वो अवेलेबल है टू डिस्पोज इट ऑफ। आप कैसे भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, आप उसको सेल भी कर सकते हो। तो इट्स नॉट अ री इशू। आपको सारे प्रोविजंस ऑफ इशू फिर से फॉलो नहीं करने हैं, आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो। तो इट्स नॉट एन अलॉटमेंट। टेक्निकली आप उसको री इशू बोलते हो बट इट्स नॉट कवर्ड अंडर अलॉटमेंट, कि ऑलरेडी एक बार वो अलॉट हो चुका है, ऑलरेडी यू हैव फॉलोड ऑल द प्रोविजंस, ऑलरेडी यू हैव फाइल्ड द रिटर्न, ऑलरेडी सारे कॉम्प्लायंसेस इशू के वक्त हो चुके हैं और फिर री इशू करते वक्त वही बर्डन कंपनी पे नहीं डाला जा सकता। और टेक्निकली इट्स नॉट अलॉटमेंट, टेक्निकली इट्स अ सेल, जो कि ऑक्शन के थ्रू काफ़ी बार होता है, ठीक है। बस यही आपको समझाना है और यही केस लॉ से उसको आपको सपोर्ट करना है। चलिए देखते हैं कैसे आंसर होगा। हम पढ़ चुके हैं सब। अबाउट सिचुएशन रिलेट्स टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑन अलॉटमेंट पे ये क्वेश्चन है। अ कंपनी हैज टू फाइल रिटर्न अलॉटमेंट विद आरओसी इन फॉर्म PS3, पढ़ चुके हैं अपन। हाउएवर इट इज नॉट क्लियर from the provisions of the section whether such return allotment has to be filed even in case of reissue, ठीक है। क्योंकि आर्ग्यूमेंट क्या होगा, री इशू इज ऑल्सो इशू, यू आर ऑल्सो अलॉटिंग शेयर्स टू समबडी, जो नया पर्सन है उसको आप शेयर्स अलॉट करोगे। तो आर्ग्यूमेंट वही है, टेक्निकली आप पढ़ोगे तो इट शुड कम अंडर दिस, बट रीजनेबल इंटरप्रिटेशन लेना है और कोर्ट ने रीजनेबल इंटरप्रिटेशन लिया हुआ है टू बैक, मतलब अब उस टाइप का ट्रीटमेंट देने के लिए हमारे पास बैकिंग है कोर्ट केस की, बरोबर। तो कोर्ट केस क्या है, रेलेवेंट केस लॉ विद फैक्ट्स। केस लॉ का नाम है गोपाल जालान एंड कंपनी वर्सेस कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये है द फैक्ट्स ऑफ द अबाउट सिचुएशन आर सिमिलर, ठीक है। लिखना बहुत जरूरी है, मैंने आपको जगह जगह पे बहुत बार बताया कि अगर आप कोर्ट केस के बेस पे कोई आंसर लिख रहे हो तो आपको ये बताना जरूरी है कि केस लॉ के फैक्ट्स और आपके क्वेश्चन के फैक्ट्स सिमिलर हैं, तभी आप किसी कोर्ट जजमेंट का जो जजमेंट है वो आप किसी सिचुएशन पे अप्लाई करते हो, अगर फैक्ट सिमिलर है तो ही, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द फैक्ट ऑफ द सिचुएशन आर सिमिलर टू अ डिसाइडेड केस लॉ ऑफ गोपाल जालान कंपनी वर्सेस कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएटेड लिमिटेड, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ था वो आपको समझाना है। इन द अबाउट डिसाइडेड केस लॉ कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, जो इस केस में क्या है कंपनी है, हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न अलॉटमेंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो उस केस में भी कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज जो कंपनी थी उसने रिटर्न अलॉटमेंट फाइल नहीं किया था री इशू पे, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर ही किया था उन्होंने, और उन्होंने भी रिटर्न फाइल नहीं किया क्योंकि उनका भी इंटरप्रिटेशन ऐसा ही था कि वो फर्स्ट टाइम इशू पे अप्लाई होता है, री इशू पे अप्लाई नहीं होता है, इसलिए उन्होंने कोई कॉम्प्लायंस किया नहीं, ठीक है, विद द आरओसी। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज वॉज नॉट लाइबल टू फाइल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रीट किया कि ये सेक्शन फर्स्ट टाइम इशू पे ही अप्लाई होता है, री इशू पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि री इशू टेक्निकली इशू होता ही नहीं है, वो सेल ऑफ शेयर्स होता है, ठीक है। वॉज नॉट लाइबल टू फाइल एनी रिटर्न
ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अंडर 75(1), ये पुराने एक्ट का था ऑफ 1956, जो आज के एक्ट का क्या है, सेक्शन 39 अलॉटमेंट. When the same were reissued, the court observed that when a share is forfeited and reissued, there is no allotment. ठीक है, reissue is not allotment in the sense of appropriation of shares out of the authorized and unappropriated capital. जो forfeited share आपके पास होते हैं, it's a part of capital और it's a part of unappropriate capital. और अब आप reissue करके क्या कर रहे हो, आप सिर्फ उसको appropriate कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बार इशू हो चुका है, ऑलरेडी सारे कॉम्प्लायंसेस हो चुके हैं. अब इशू नहीं हो रहा है, अब सिर्फ एप्रोप्रिएशन हो रहा है, एलोकेशन हो रहा है. ठीक है, अलॉटमेंट नहीं हो रहा है. Hence, applying the judgment of decided case law in the above situation, it can be said that, ये सब लैंग्वेज मैंने आपको बोला है, ये लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है. It can be said that the action of ROC is नॉट टीनेबल. ठीक है, साफ साफ उन्होंने पूछा है कि आरओसी का एक्शन टीनेबल है क्या, तो आपको साफ शब्दों में जवाब देना है हाँ या ना. तो अपन बोल रहे हैं नहीं, टीनेबल नहीं है. कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी रिटर्न फॉर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स. ठीक है, कंपनी इज नॉट लायबल टू फाइल रिटर्न अलॉटमेंट फॉर री इशू, लिख लो, फॉर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स. ठीक है, फॉर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, तो आप लायबल नहीं हो. और हमने सपोर्ट किसका लिया, केस लॉ का, जो क्या है, गोपाल जालन एंड कंपनी वर्सेस कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएटेड लिमिटेड. ठीक है, तो ऐसा है, अच्छा केस है. ठीक है, अब बिना केस लॉ आप ये देखो लिख नहीं पाओगे, सिर्फ भले आप ये लिखोगे, लॉजिक वॉजिक लिखोगे, चलता है. मतलब सिर्फ मैं बोल रहा हूं कि काफी लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी मार्क्स है वो सिर्फ इस नाम के हैं. ऐसा नहीं होता, नाम भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो आपने एनालिसिस दिया है, ये जो एनालिसिस है, इसका भी मार्क्स होता है. तो अगर आपको भाई ये सिर्फ नाम याद नहीं हो रहा है तो मत करो, कोई टेंशन नहीं है. एक आध मार्क जाएगा, 3 मार्क का है तो आधा मार्क जाएगा, 4 या 5 मार्क का है तो एक आध मार्क जाएगा. तो अगर आपको ये नाम याद ना आए तो भी चलता है. सिर्फ ये डिसाइडेड केस लॉ है ना, उसके आगे का पार्ट हटा देना बस. फैक्ट्स ऑफ द सिचुएशन और डिसाइडेड केस, बस. ऑफ वो नाम आप मत लिखो. नीचे का ये जो एनालिसिस है, जो केस के फैक्ट्स क्या थे, कैसे वो मिलते हैं करंट केस से, फिर उस केस में कोर्ट ने क्या बोला, ये सब के भी मार्क्स होते हैं. तो अगर आपको सिर्फ नाम याद नहीं आ रहा है तो आप डिमोटिवेट मत हो जाओ. 3 में से 2 अभी भी आप ले सकते हो. 3 में से 3 नहीं मिलेंगे, दैट इज वेरी वेरी श्योर. 3 में से 3 तो नहीं मिलेंगे भाई, बिना नाम कोट किए 3 में से 3 आप नहीं ले पाओगे, पर 2 मार्क तक तो यार आप ले सकते हो, एंड दैट इज ऑल्सो गुड. आप ज्यादा प्रेशर मत लो अपने आप के ऊपर कि नाम बहुत ज्यादा आते हैं, आपको नाम याद नहीं आता, या याद आता है तो कंफ्यूजन होता है कि यार ये इसी वाला है कि नहीं, क्योंकि गलत केस लॉ कोट किया तो सीधे 0 भी मिलता है, सीधे 0 भी दिया जा सकता है. वो चेकर के ऊपर है, हाफ मार्क मैक्सिमम देगा, और क्या 0 ही पकड़ लो उसको, कि केस लॉ ही गलत है तो बाकी सब चीजें गलत ही मानी जाएंगी. टूटी फूटी एक आध लाइन सही निकली और आपको मार्क्स चाहिए, तो भाई ऐसा होता नहीं है लॉ में. आपको नाम, फैक्ट्स, कंक्लूजन, तीनों चीजें मैच करनी है और फिर ही आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूं कि भाई नाम के ऊपर मत जाओ. नाम याद नहीं भी आ रहे तो उसके फैक्ट्स, उसका कंक्लूजन और करंट सिचुएशन में क्या है, इसको भी अगर आपने अच्छे से लिख लिया तो भी 3 में से 2 या 4 में से 3 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है,